ऑनलाइन क्लासेस के तहत आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बीए पार्ट तृतीय के तहत सेक्शन एफ मुझे आवंटित हुआ है और इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास को बताया जाएगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत किस प्रकार हुई और जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा उसको यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसी के तहत हमारा पहला टॉपिक है कि भारत में यूरोपियन शक्तियों का विस्तार किस प्रकार होता है और उसके बारे में ही आज हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। भारत में यूरोपियन शक्ति का विस्तार मोस्टली 15वीं सदी के उत्तरार्ध हम मान सकते हैं कि जब यूरोपियन शक्तियों ने धीरे धीरे भारत में अपना अधिकार जताना शुरू किया और जो भी यूरोपियन शक्ति भारत में आई वो कोई न कोई उद्देश्य लेकर यहाँ पर वो लोग आए थे और उनका निश्चित रूप से आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हित रहे थे, जिसके तहत वो क्रम से भारत में आते हैं। उनका विस्तार क्रम बार बार कंपटीशन के एग्जामों में पूछा जाता है कि इनका क्या क्रम रहा यूरोपियन शक्तियों का और वो किस प्रकार भारत में कब कब आई। सबसे पहले हम पुर्तगाली मान सकते हैं कि 1498 ईस्वी में भारत में वो लोग आए वास्को डी गामा के नेतृत्व में। उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं और फ्रांसीसी आते हैं। तो ये क्रम हमें याद रखना है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में जैसा कि हम मानते हैं वास्को डी गामा आता है और भारत में एस्तांदो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना करके वो अपने भारत में पैर पसारना शुरू कर देते हैं और कहीं न कहीं उनके व्यापारिक हित उसमें होते हैं। उसके बाद डच आते हैं और 1602 ईस्वी में वेरीगिंदे ओस्ट इंडीसे कंपेगनी नामक कंपनी की स्थापना करते हैं। ये भी हमें याद रखना है। तीसरे नंबर पर जो शक्ति आती है सबसे महत्वपूर्ण वो है अंग्रेज, और मोस्टली सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसका फुल नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा होना और बाद में किस प्रकार वो 200 सालों तक यहाँ पे भारत में शासन करते हैं सभी शक्तियों को पछाड़ कर। सबसे अंत में भारत में आने वाली यूरोपियन शक्ति है फ्रांसीसी, जो 1664 ईस्वी में आते हैं और अंततः आंग्ल फ्रांसीसी जो आपस में संघर्ष होते हैं, 3 युद्ध होते हैं, उसके तहत फ्रांसीसी पराजित होते हैं और भारत में अंग्रेज़ अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। तो यह एक आगमन रहता है भारत में यूरोपियन शक्तियों के विस्तार का, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, ये हमें याद रखना है। भारत में आने वाली पहली शक्ति के रूप में हम आज पढ़ रहे हैं पुर्तगाली। और पुर्तगाली मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा। आज मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि पुर्तगाली शक्ति का किस प्रकार आगमन होता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, पुर्तगालियों के आने कि क्या हमें फ़ायदे हुए हैं, किस प्रकार पुर्तगालियों का अंत होता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आज हमें क्लियर करनी है। सबसे पहले तो हमें पता है कि सबसे पहले जो प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली जो आते हैं उनका उद्देश्य मुख्यतः एक ही होता है। अगर पूछा जाता है कि क्या मेन उद्देश्य था, तो उद्देश्य सबसे पहले उनका व्यापारिक ही होता है। व्यापार करने के उद्देश्य से ही वो भारत में आते हैं। वो अलग बात है कि बाद में राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। पहला यूरोपियन है जो भारत में आया वो था वास्को डी गामा। हम सभी जानते हैं इसके बारे में लगभग कि वह मई 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचता है और वहां पर कालीकट पहुंचने पर वहां का जो तत्कालीन शासक था वो था जैमोरिन। वो उसका वहां पे स्वागत करता है। वास्को डी गामा का भारत में पहला विरोध जो होता है वो किसी भारतीय ने नहीं किया, बल्कि कालीकट के अरब व्यापारियों ने किया जो पहले से वहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि कहीं न कहीं वो समझ गए थे और उनका हित प्रभावित होने वाला था। तो सबसे ज़्यादा प्रबल जो विरोध था वो अरब व्यापारियों ने किया है, क्योंकि उस समय अरबों का ही व्यापारिक एकाधिकार भारत में था
जिससे वे खोना नहीं चाहते थे। प्रारंभ में पुर्तगालियों ने भारत में सशस्त्र व्यापार की नीति अपनाई। सशस्त्र मतलब समझ रहे हो, हथियारों के साथ व्यापार की नीति अपनाई, जिसके तहत प्रतिवर्ष एक सशस्त्र पुर्तगाली बेड़ा भारत आकर यहाँ से माल लेकर पुर्तगाल जाता था। तो ये था एक वास्को डी गामा का प्रथम पदार्पण, जिसमें हम मुख्यतः बस दो ही चीज़ें मानते हैं कि सबसे पहले आने वाला व्यक्ति वह था, और सबसे प्रबल विरोध किसने किया, और सब अच्छा स्वागत किसने किया। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था वो था अल्वारेंज क्रेवाल, जो 1500 ईस्वी में भारत में आता है। उसका कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, वो वास्को डी गामा के बाद आता है, लेकिन उसके बाद फिर वास्को डी गामा दूसरी बार फिर से 1502 ईस्वी में कालीकट पहुंचता है, और वह पहली बार कोचीन में प्रथम पुर्तगीज़ फैक्ट्री की स्थापना करता है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की और कब की। तो ये डेट याद रखनी है 1502, और जगह का नाम याद रखना है हमें, कोचीन। अरबों के विरोध के बाद भी पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कालीकट तथा कन्नौर में अपनी पहली बस्तियों की स्थापना की। पुर्तगालियों का भारत में प्रारंभिक लक्ष्य क्या था कि जो मसाला व्यापार था, मसाला व्यापार आपने देखा होगा मालाबार तट और यहाँ पर बहुत फेमस था, उस पर एक अधिकार स्थापित करना। लेकिन कैम्ब्राल की भारत यात्रा के बाद उन्होंने पूर्वी जगत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार का एकाधिकार करने की कोशिश की। पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में एक नई नीति के तहत अपने भारतीय क्षेत्रों के देखरेख के लिए 3 वर्ष के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की योजना बनाई। तो अभी तक गवर्नर की योजना नहीं बनाई गई थी, तो सबसे पहले गवर्नर की नियुक्तियों की योजना बनाई जाती है, और इसके तहत ही भारत में जो फ्रांसीसियो का पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जो भारत पहला गवर्नर बनकर आता है। और अल्मेडा ने भारत में नीले पानी की नीति का अनुसरण करता है। मतलब इसके अंतर्गत यह होता है कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों के प्रभुत्व को स्थापित करना। तो पूरा जो हिंद महासागर है, जो कि उस पानी का रंग नीला होता है, इसलिए इसको नीले पानी की नीति कहा गया है। 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया तथा द्वीप पर भी अधिकार वह कर लेता है। इस प्रकार हिंद महासागर एक पुर्तगीज सागर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अल्मेडा के बाद जो आता है वो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर के रूप में भारत में आता है, और इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले भारत में विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया है। इसने ही सबसे पहले भारतीय महिलाओं को प्रोत्साहित किया है कि वो पुर्तगीज से शासक करें। जो निम्न वर्ग के पुर्तगाली थे उनका हौसला बढ़ाया है कि वो भारतीय महिलाओं से शासन करें, जिससे कि यहाँ के लोगों में वो रंग जाए और अपना व्यापार बढ़ा सके। अगला स्टेप उन्होंने उठाया कि जो भारतीय लोग थे उनको भी पुर्तगाली सेना में भर्ती किया जाए। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है डी अल्बुकर्क का। 1509 ईस्वी में जाता है, तो 4-5 ये महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ होती है, और इसके तहत ही उसको हम मान सकते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्तियों का महत्वपूर्ण शासक या वास्तविक संस्थापक इसको माना जा सकता है। अल्बुकर्क के बाद आता है नूनो डी कोना। वो अगला एक पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आता है, और सबसे पहले वो सैन थोमी, जिसको आज मद्रास के पास है, हुगली, बंगाल, द्वीप, काठमांडू, यहाँ पर वो पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करता है। डी कुनवा ने अपने कार्यकाल में गोवा को भारत की पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, गोवा को राजधानी बनाना। सबसे पहले गोवा को राजधानी बनाना वो नूनो डी कुनवा के समय ही हुआ था। इसके बाद कुछ और गवर्नर आते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, और अंततः हम देखते हैं कि 1559-60 तक पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव
बैसिन, बम्बई, यहाँ तक वो अधिकार वो लोग कर लेते हैं। तो ये एक क्रम रहा था भारत में पुर्तगाली शक्तियों का। संस्थापक, गवर्नर, पहला गवर्नर, वास्तविक गवर्नर और किस किस की महत्वपूर्ण क्या उपलब्धि रही है, उसके बारे में अभी तक बताया गया था। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि हिंद महासागर और दक्षिणी तट पर पुर्तगालियों के प्रभुत्व के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेवार थे। पहला था एशियाई जहाज़ों की तुलना में पुर्तगाली नौसेना का अधिक कुशल होना। उस समय के हिसाब से पुर्तगाली नौसेना काफ़ी कुशल थी। बाद में तो अंग्रेज़ नौसेना बहुत मजबूत होती है, लेकिन इनका अंग्रेज़ों से वास्ता पड़ता नहीं है, किस्मत वाले रहे। लेकिन इस समय तक हम देखते हैं, इस समय की परिस्थितियाँ जो थी उसमें पुर्तगाली नौसेना अपने आप में इनकी अच्छी थी। दूसरा था सामाजिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थापित महत्वपूर्ण व्यापारिक बस्तियाँ तथा स्थानीय लोगों का सहयोग इन लोगों को उस समय मिल गया था, जिसके तहत ये भारत में व्यापार कर सके। पुर्तगालियों ने एक भारत में नई परंपरा और शुरू की थी, कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली। कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली ये कुछ नहीं था, यह बस एक प्रकार का फ्री पास था, किसमें भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को तब तक अरब सागर में प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक कि उसके पास पुर्तगाली अधिकारियों के द्वारा प्रदत्त कोर्टज मतलब परमिट नहीं हो। पुर्तगाली तो आराम से कर ही रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्होंने भारतीय और अरबी जहाज़ों पर रोक लगा दी कि जब तक पुर्तगाली पास आपको नहीं मिल जाता है, परमिट आपको नहीं मिल जाता है, कोर्टेज आपको नहीं मिल जाता है, वो व्यापार नहीं करेंगे। मुग़ल बादशाह अकबर ने प्रतिवर्ष लाल सागर में निःशुल्क जहाज़ भेजने के लिए पुर्तगालियों से कार्टर्स प्राप्त किया था। अब यहाँ तक देखो, मुग़ल शासक बहुत शक्तिशाली थे, वो लोग भी कार्टर्स उनसे प्राप्त कर रहे हैं, परमिट प्राप्त कर रहे हैं। 1632 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने हुगली स्थित पुर्तगाली बस्ती पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया। पुर्तगाली सेंट फ्रांसिस जेवियर, यह ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले भारत में ईसाई धर्म की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया भारत में, तो सेंट जेवियर का नाम इसमें आता है। याद रखना है आपको, इसके निर्देशन में ही भारतीय चर्च की स्थापना की जाती है। तो ध्यान रखना है, ईसाई धर्म का प्रचार और भारतीय चर्च की स्थापना कब होती है, सेंट जेवियर के समय। आगे हम देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों की जो शक्तियाँ थी, ऐसा क्या कारण रहा कि इतनी जल्दी से पतन हो गया। तो पतन के हम कुछ कारणों में महत्वपूर्ण गिना सकते हैं कि पुर्तगालियों की नीति धार्मिक असहिष्णुता की रही है। दूसरा, वो लोग गुप्त व्यापार करते थे, इसलिए दूसरे लोगों से काफ़ी परेशानी हुई। कोटे जैसी जो परंपरा उन्होंने डाली वो भी उनके लिए घातक रही। नए उपनिवेश ब्राज़ील की पुर्तगालियों द्वारा खोज, उस समय ब्राज़ील की खोज वो लोग कर लेते हैं, वहाँ पे संभावनाएं तलाशते हैं, तो जिसके कारण वो उनका भारत से थोड़ा सा मोहभंग हुआ। और चूँकि उस समय डच भी आ गए हैं, अंग्रेज़ भी आने शुरू हो गए, फ्रांसीसी भी आ गए, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया आपस में। अंततः अंग्रेज़ विजेत भी होते हैं उसमें, इसलिए भी यहाँ से पुर्तगालियों को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे थे जिनके कारण पुर्तगाली यहाँ से चले गए। भारत में पुर्तगालियों की जो महत्वपूर्ण देन उपलब्धियाँ जो रही है, जो आज तक हम लोग याद करते हैं और जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, वो सबसे पहला आता है तंबाकू की खेती, सबसे पहले पुर्तगीज लेके आए। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगीज लेके आए, और जहाज़ निर्माण की तकनीक भी वो लोग ही लेके आए। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में ही इसको स्थापित किया था 1565 ईस्वी में। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधियों वनस्पतियों पर यूरोपियन लेखक द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक का प्रकाशन 1963 ईस्वी में गोवा में ही इनके द्वारा किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार पुर्तगाली शक्तियाँ आती है, अपने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करती है। हालांकि वो अलग बात है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से वो काफ़ी सफल रहे थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से वो यहाँ पे सफलता इतनी प्राप्त नहीं कर सके थे। और कुछ समय बाद ही दूसरी यूरोपियन कंपनियां आती है और आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में पुर्तगीज़ कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार पुर्तगालियों का भारत में आगमन यहाँ पे किया गया है।
धन्यवाद आप लोगों का, सभी का सुनने के लिए। थैंक यू।